बानी अपनी बहन विशाखा के साथ में आराम से सो रही होती है। गहरी नींद में सोई हुई बानी को सपने में दिखाई देता है एक जश्न का माहौल, जिसमें बहुत सारे नाग नागिन किसी बात की खुशी मना रहे होते हैं और उसके कुछ समय बाद में उसे एक भयंकर मृत्यु का दृश्य दिखाई देता है, जिसको देखकर अचानक से बानी की नींद खुल जाती है और वो घबराते हुए अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ! बानी की आवाज सुनकर विशाखा भी जग जाती है, जिसके बाद अपनी बहन को परेशान देखकर वो बोलती है। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों उठी अचानक? वही धुंधला सपना। इस सपने ने मेरी नींद उड़ा रखी है। ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ दीदी, समझती हूँ, पर पता भी तो नहीं चलता कि आपको ये सपने क्यों आते हैं और इस सपनों में दिखने वाले लोगों से आपका क्या रिश्ता है। रिश्ता तो तब पता चलेगा ना विशाखा, जब सपने में आने वाले लोगों के चेहरे मुझे साफ साफ नजर आएंगे। अरे हमेशा धुंधला ही दिखता है, न जाने क्या रिश्ता है मेरा उनसे। हाँ दीदी, वो तो है, पर अब आप टेंशन मत लो। वैसे भी सुबह हो गई है और कॉलेज भी तो जाना है ना। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनके पिता मधुकर प्रसाद हाथों में 2 दूध के गिलास लिए कमरे में आते हैं और दोनों बहनों को जगता हुआ देखकर उनसे बोलते हैं। अरे वाह, आज मेरी बेटियां मेरे बिना उठाए ही उठ गईं। मधुकर दूध के गिलास कमरे की टेबल पर रखता है और उनके पास आ रहा होता है। ये देखकर बानी अपनी बहन से बोलती है। सुन, पापा को सपने के बारे में कुछ मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगे। ठीक है दीदी। इतने में मधुकर उनके पास आता है और उन्हें बोलता है। सुबह सुबह ही शुरू हो गई दोनों बहनों की खुसर फुसर। मुझे भी बताओ, आखिर दोनों में क्या बातें हो रही हैं? अच्छा जी, आपको सारी बातें जाननी है। अब क्या कुछ बातें हम 2 बहनें नहीं कर सकती? हाँ बाबा, ठीक है, नहीं पूछता। तुम आजकल के बच्चे भी ना मॉडर्न विचारधाराओं का सहारा लेकर हम माँ बाप को कुछ पूछने लायक भी नहीं छोड़ते। ओहो मेरे सेंटी पापा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। विशाखा चुप। पापा, हम कुछ नहीं छुपा रहे। वो आज कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है, तो ये मेरी नई ड्रेस मांग रही थी। तो क्या करूं? पापा मुझे जो पैसे देते हैं वो तो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं, पर आप बचा बचा के अपने लिए नई ड्रेस ले लेती हैं, तो बस मैं उसी का फायदा उठाती हूँ। तुम दोनों भी ना, चलो अब ये दूध पी लो और तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है ना। हाँ पापा। दोनों दूध पीने के बाद में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। मधुकर भी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है। कुछ देर बाद में दोनों तैयार होकर आती हैं, जिसमें विशाखा ने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी होती है तो बानी ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर मधुकर बोलता है। बानी पूरी अपनी माँ नैना की परछाई है, वही आंखें, वैसा ही तेज, ऐसा लगता है रानी नैना ही हमारे सामने खड़ी हो। अपने पिता को ऐसे धीरे से फुसफुसाते देखकर बानी बोलती है। आप खुद से क्या बोले जा रहे हो? जल्दी से मुझे भी बताओ। पापा, दीदी को ही बताओ, मुझे तो भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगी। अपनी बेटी की बात को घुमाते हुए मधुकर कहता है। अरे तुम दोनों पहले खाना खाओ, वरना लेट होने पर बिना खाए ही भाग जाओगी। ठीक है पापा। दोनों नाश्ता करने के बाद जल्दी से कॉलेज फेस्टिवल के लिए निकल जाती हैं। वहां पहुंचकर दोनों कॉलेज की सजावट देखकर खुश हो जाती है, जिस पर विशाखा बोलती है। दीदी, कॉलेज कितना अच्छा लग रहा है ना आज। वैसे सही बात है, पूरे साल पढ़ाई के लिए तो ये इसको इंटरेस्टिंग लुक देते नहीं है, लेकिन फेस्टिवल पर पूरा चमका देते हैं। अच्छा विशाखा चुप हो, मुझे ढूंढने दे। ओहो, आपके वो भी आ जाएंगे। वैसे पापा कितना गलत सोचते हैं आपके बारे में। उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी भोली भाली सी है और उनकी बेटी यहाँ दामाद ढूंढे बैठी है। विशाखा, तो 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है, जिस दिन पापा से मिलेगा ना, उन्हें वो बहुत पसंद आएगा। तब की बात तो दूर है, फिलहाल कहाँ गायब है आपका अर्जुन? अरे वही तो नहीं पता, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। आने दो, आज इसकी अच्छे से खबर लूंगी। अच्छा, आप वो वाला डायलॉग बोलो, मेरा अर्जुन आएगा, इस धरती आसमान और पाताल से रेंगता हुआ आएगा। रुक तू, मैं बताती हूँ तुझे।
बानी विशाखा को मारने के लिए उसके पीछे भागती है, जिस कारण वो सामने से आ रहे अपने ही कॉलेज के एक लड़के वीर से टकरा जाती है, जो उसको गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लेता है। लेकिन ये सब पीछे से आ रहा अर्जुन देखता है और गुस्से से बोलता है, बानी ये क्या हो रहा है? वीर बानी को आराम से छोड़ते हुए बोलता है। आप ठीक तो है ना? तभी अर्जुन वीर का कॉलर पकड़ के बोलता है, साले वो तो ठीक है, पर तुझे मैं ठीक रहने नहीं दूंगा। मेरी बानी को हाथ कैसे लगाया? अर्जुन छोड़ो इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही विशाखा के पीछे भागते भागते इनसे टकरा गई। अर्जुन वीर का कॉलर छोड़ते हुए बानी के पास आकर कहता है, जान ध्यान से चला करो ना, ऐसे ही किसी अरे गहरे से टकरा जाती हो। अब चलो यहाँ से। अरे एक मिनट, उसको थैंक यू तो बोल दो, उसने मुझे गिरने से बचाया था। अरे बेबी रहने दो, फिर ऐसे लोगों के भाव बढ़ जाते हैं और फिर अगली बार से मदद के बहाने ना लड़की को छूने के तरीके ढूंढते हैं। अर्जुन बानी और विशाखा को वहाँ से ले जाता है। बानी पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का वीर उसको मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, लेकिन अर्जुन की वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वीर के साथ खड़ा उसका दोस्त नमन उसे बोलता है, अबे यार वीर, तू पागल है क्या साले? अर्जुन ने तेरा कॉलर पकड़ लिया था, फिर भी तूने पलट के एक शब्द नहीं बोला, क्यों? मैं उसके लिए चुप था। पर किसके लिए? अरे बानी यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पता है, उसको देखते ही मेरी सारी तकलीफें, बेचैनियाँ एक पल में ही खत्म हो जाती हैं। यार उसका देखना ही मुझे पागल कर देता है। अरे तू पागल है क्या? अर्जुन को अगर ये पता लगा तो तुझे जान से भी मार सकता है वो। मारने दे, अगर मेरा ये एक तरफा प्यार सच्चा है तो बानी एक ना एक दिन मेरी हो ही जाएगी, वरना अर्जुन की तो वो ऑलरेडी ही है। तू पागल है, मरेगा किसी दिन उसके चक्कर में। अरे वो लड़की इतनी सेल्फिश है ना, आज तुझे बिना थैंक यू बोले ही चली गई, जबकि तूने उसे गिरने से बचाया था। उसको तो मैंने बचा लिया, पर मैं भी तो उसके प्यार में ही गिरा हूँ। ना जाने मुझे कौन बचाएगा अब। वीर अपने दिल की बात नमन को बताता है। दूसरी तरफ अर्जुन बानी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं लेकर जाता है और विशाखा भी उनके साथ जाती है, जिस पर बानी बोलती है, अर्जुन कहाँ ले जा रहे हो? अब ये पट्टी खोल भी दो ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे जाता तो सरप्राइज किस बात का होता मेरी जान। ओ गॉड, पता नहीं दीदी को इस अर्जुन में क्या दिखा। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो वो लड़का है जिसने दीदी को गिरने से बचाया। खैर छोड़ो, कर भी क्या सकती हूँ। मेरे बोलने से तो दीदी उसको छोड़ने नहीं वाली। भगवान ही बचाएगा दीदी को इस राक्षस जैसे अर्जुन से। विशाखा को ऐसे फुसफुसाता देखकर अर्जुन उसे बोलता है, खुद से क्या बात कर रही हो साली साहिबा? ओ प्लीज, मैं कोई तुम्हारी साली वाली नहीं हूँ। अभी नहीं हो, पर जल्दी ही हो जाओगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो और मेरी पट्टी खोलो। बस 2 मिनट बेबी, पहुँच गए। आखिर क्या है बानी के अतीत का राज, जो उसके सपनों के जरिए उसके वर्तमान को बिगाड़ रहा है? साथ ही अर्जुन ने बानी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। अर्जुन बानी को कॉलेज के एक कमरे में लेकर आता है। वहां आने के बाद अर्जुन बानी की आंखों से पट्टी हटाते हुए कहता है, ये था तुम्हारा सरप्राइज, कैसा लगा? वाओ अर्जुन, ये सब कितना सुंदर है, पर आज ना तो मेरा बर्थडे है ना कोई खास दिन, फिर ये सब किस खुशी में? अरे बेबी, ये तुम्हारा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है। कुछ दिनों में तुम 21 की हो जाओगी और फिर हम शादी कर लेंगे। तुम्हें बड़ा दीदी के 21 होने की पड़ी है, शादी तो 18 साल पूरे होने पर भी कर सकते हैं। ये विशाखा मेरे इरादों पर पानी फेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आई नो, शादी 18 साल होने पर भी कर सकते हैं, पर तब बानी छोटी होती और इस साल उसके 21 के होने पर कॉलेज भी तो खत्म हो जाएगा, इस वजह से उसकी पढ़ाई भी खराब नहीं होगी। अरे अर्जुन, उसने मजाक किया यार। और विशाखा वो तुमसे बड़ा है ना, ऐसे बात करोगे तुम उससे? मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ, जब घर जाना होगा मुझे बुला लेना। बानी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर विशाखा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अर्जुन के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। उसी जगह पर वीर भी मौजूद होता है,
जो दूर से बानी को देखकर खुश हो रहा होता है। इतने में ही वहां अर्जुन का दोस्त नील आता है। उसके आते ही वो बोलता है, आ गया मेरे यार, इतनी देर से वेट कर रहा था। बानी, इससे मिलो, ये नील है, मेरा जिगरी यार नील। हेलो नील। हाय। अच्छा तो अर्जुन, ये है तेरी मिस परफेक्ट? हाँ भाई, यही है। आप तो बहुत खूबसूरत है। मेरा दोस्त पूरा दिन बस आपकी ही बातें करता रहता है। बानी तुम यहीं रहो, मैं जरा नील को अपने कुछ दोस्तों से मिलवा कर लाता हूँ। ठीक है अर्जुन, जाओ तुम। अर्जुन नील के साथ कॉलेज के एक खाली कमरे में जाता है, जहां आते ही नील बोलता है, भाई वो वक्त आने वाला है जिसके बाद नाग योनि की सारी शक्तियां उसको याद आ जाएंगी, इसलिए उससे पहले तुमको इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। जानता हूँ, ऐसे ही थोड़ी 3 साल से उसके पीछे हूँ। बहुत बड़ा मकसद है और अब मैं उस मकसद के बेहद करीब आ चुका हूँ। अबे तू पहले अपने इंसानी रूप में आ, किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जानी है यार। बानी मेरी जिद है, बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने। 21 साल होने वाले हैं, उसकी शक्तियां तो उसे मिल जाएंगी, बस उसको बाकी की सच्चाई नहीं पता लगनी चाहिए। तू चिंता मत कर, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। बस बानी को ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि तुम एक राक्षस हो। अर्जुन और नील आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग एक साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी वीर बानी के पास आकर बोलता है, हे बानी, अरे तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? ऐसा नहीं है यार, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। एक्चुअली उस टाइम अर्जुन की वजह से मैं बोल नहीं पाई, और हाँ सॉरी भी कहना था। अर्जुन ने तुमसे बहुत रूड बिहेव किया ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो दिल का बुरा नहीं है। लकी गर्ल, लेकिन अगर आपको माफी चाहिए तो मेरे साथ एक छोटा सा काम करना होगा। बोलो, करोगी? वो क्या? बस थोड़ा सा डांस मेरे साथ। यहाँ सब डांस कर रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा मन कर गया। वीर के आते ही बानी उसमें खो सी जाती है। हालांकि वो प्यार तो अर्जुन से करती थी, लेकिन फिर भी वो वीर के पूछने पर उसे मना नहीं कर पाती, जिसके बाद दोनों साथ में कपल डांस करते हैं। कुछ ही देर में वहां अर्जुन नील के साथ आता है और बानी को फिर से उसी लड़के के साथ देखकर भड़कता हुआ उनके पास जाता है। वीर को बानी से अलग करते हुए वीर को एक मुक्का मारकर वो बोलता है, साले तू फिर बानी के करीब आया, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, तुझे मैं मार डालूंगा। बानी और नील अर्जुन को रोकते हैं, जिसके बाद बानी वीर को उठाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन तुम पागल हो क्या? ना आ देखा ना ताव देखा, बस मारना शुरू कर दिया। अरे डांस ही तो कर रही थी। अर्जुन खुद को संभाल, अगर इस वक्त बानी तेरे से गुस्सा होकर दूर चली गई तो इतने सालों का इंतजार मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बानी, तुम पर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया के लोगों पर नहीं। ओ जस्ट शट अप। अगर प्यार करते हो तो अभी के अभी माफी मांगो इससे, वरना आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। बोल ले बानी, जितना बोलना है, शादी के बाद मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बानी, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। थैंक गॉड, इस अर्जुन ने आज दिमाग का इस्तेमाल किया और माफी मांगने के लिए तैयार हो गया, वरना आज तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अर्जुन वीर से माफी मांगता है, जिसके बाद वीर को उसके दोस्त वहां से ले जाते हैं और अर्जुन अपने अगले प्लान को अंजाम देता हुआ कहता है, बेबी, तुम्हारे कहने पर मैंने उस लड़के से माफी भी मांग ली, प्लीज अब तो गुस्सा मत रहो। अर्जुन तुम कुछ भी करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? अगर उसे ज्यादा लग जाती तो? अच्छा बाबा, आज के बाद किसी पर भी हाथ नहीं उठाऊंगा, पक्का, अब तो मान जाओ। ठीक है, जाओ, माफ किया। तो अब चलें तुम्हारे घर, आज बाबा से भी मिलवा ही दो। क्या आज ही? हाँ, जब हमने शादी एक दूसरे से करनी है तो समय क्यों बर्बाद करना। ठीक है, मैं विशाखा को बुला लेती हूँ। बानी विशाखा को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद वो तीनों कार में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही बानी अपने पिता को आवाज लगाते हुए बोलती है, पापा बाहर आओ, मैं और विशाखा आ गए। मधुकर घर में पूजा कर रहा होता है। तभी उसके कानों में बानी की आवाज पड़ती है, जिसके बाद वो बोलता है, आ गई मेरी बेटियां, ये आरती की थाल भी ले चलता हूँ।
दोनों को भोलेनाथ की आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मधुकर आरती की थाल लेकर अपनी बेटियों के पास आ रहा होता है। इतने में ही अर्जुन के घर में कदम रखते ही आरती की थाल का रखा दिया बुझ जाता है। ये देखकर मधुकर बोलता है, दिया क्यों बुझ गया? ये तो अशुभ संकेत है। मेरी बेटियों पर कोई संकट तो नहीं आने वाला। हे भोलेनाथ, मेरी बानी और विशाखा की रक्षा करना। इतना कहकर मधुकर एक बार फिर से दिया जलाकर उनके पास आता है। वो अपनी बेटियों को आरती देता है, जिसके बाद उसकी नजर अर्जुन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलता है, ये कौन है बेटा? पापा, ये अर्जुन है। ये आपसे मिलना चाहता था तो हमारे साथ आ गया। अच्छा किया बेटा, लो आरती लो। मधुकर अर्जुन की तरफ आरती की थाल बढ़ाता है, लेकिन राक्षस होने की वजह से वो पवित्र अग्नि के पास नहीं आ सकता था। इसीलिए वो मधुकर को रोकते हुए बोलता है, रुक जाइए अंकल जी, मुझे आग से एलर्जी है। हल्की सी आग से मेरी पूरी बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं। तुमने पहले तो कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। कब हुई तुम्हें ये एलर्जी? वो बानी बचपन से है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। हमने कभी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना, पर ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। अर्जुन की ये बात मधुकर को अजीब लगती है। साथ ही साथ उसके घर में आने से एक अजीब सी नकारात्मक शक्ति घर में फैल जाती है, जो उसको किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रही होती है। लेकिन क्या समय रहते मधुकर ये चेतावनी पहचान पाएगा या अर्जुन बानी से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। आरती की थाल को वापस रखने के बाद मधुकर अपनी बेटियों के पास आता है, जिसके बाद बानी अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में पिता को बताती है। साथ ही साथ उसी से शादी करने की इच्छा भी व्यक्त करती है, जिसको सुनकर मधुकर बोलता है, अर्जुन बेटा, क्या मैं अपनी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? श्योर अंकल, व्हाई नॉट। मैं बाहर कार में वेट करता हूँ। अर्जुन घर से बाहर अपनी कार के पास आकर गुस्से में बोलता है, ये साला बुढ़ा कहीं मेरे प्लान पर पानी ना फेर दे। सुनना पड़ेगा कि आखिर क्या बात करनी है इसको बानी से। अर्जुन घर के बाहर कान लगाए मधुकर की बात सुनने लगता है, जो अपनी बेटी से बोलता है, बानी बेटा, ना जाने क्यों मुझे इस अर्जुन के इरादे ठीक नहीं लगते। इस लड़के में कुछ तो गलत है बेटा। देखा, पापा को भी वो पसंद नहीं है। पापा, मैंने तो दीदी को कई बार बोला है, ये अर्जुन मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, पर मैं तो छोटी हूँ, मेरी बात कौन ही सुनता है यहाँ। शट अप विशाखा। और पापा, आप कम से कम एक बार अर्जुन से अच्छे से बात तो करते। आपने तो ऐसे ही उसे भेज दिया। नहीं, मैं इस फैसले में तेरा साथ कभी नहीं दूंगा। एक बाप होने के नाते अपनी बेटी की जिंदगी की डोर एक ऐसे लड़के के हाथ में मैं नहीं दे सकता, जिसके लिए मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे हों। बानी और उसके पिता की ये बात सुनकर अर्जुन गुस्से में लाल पीला होकर बोलता है, अगर ये बुढ़ा मेरे और बानी के बीच आया तो इसको जान से मार दूंगा, लेकिन अपने मकसद की रुकावट मैं हरगिज नहीं बनने दूंगा। इतने में ही बानी बाहर आती है। उसके आते ही अर्जुन एकदम नॉर्मल होकर बोलता है, आ गई तुम? क्या कहा पापा ने? कब करवाएंगे हमारी शादी? अर्जुन, तुम बुरा ना मानो तो पापा को मनाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा, अरे कोई नहीं, समझ सकता हूँ। वो एक पिता है और बिना जाने पर के ऐसे कैसे अपनी बेटी किसी भी इंसान के हाथों में सौंप दें। टेक योर टाइम, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बानी वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ अर्जुन जाकर नील से मिलता है और उसे बोलता है, उस बुढ़े ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आज पूर्णिमा की रात है और कल बानी का 21वां जन्मदिन। अगर वो बुढ़ा मान जाता तो मैं कल बानी से शादी कर लेता, लेकिन उसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम चिंता मत करो, बानी तुमसे प्यार करती है और वो अपने बाप को मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। पर अब वक्त लगेगा ना, और वही नहीं है मेरे पास। अर्जुन नील से बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा की रात होने की वजह से मधुकर परेशान होकर खुद से कहता है, बानी के लिए आज की रात बहुत भारी है।
आज वो अपने नागिन रूप में आने वाली है, पर अपने अंदर अचानक से ऐसा बदलाव देखकर वो डर जाएगी। मुझे उसको वक्त रहते सब बताना होगा। मधुकर बानी के कमरे के बाहर से उसको आवाज लगाता है, लेकिन बानी कुछ नहीं सुनती। वो अंदर उदास बैठी होती है। तभी अचानक उसको बेचैनी होने लगती है और हाथ पैरों में खुजली होने लगती है। देखते ही देखते उसका शरीर सांप की खाल के रूप में बदल जाता है। ये देखकर वो घबराकर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना कहकर बानी बेहोश हो जाती है। बाहर खड़े उसके पिता को उसका चिल्लाना विचलित कर देता है, जिसके बाद वो किसी तरह दरवाजा तोड़ते हैं और बेहोश पड़ी बानी को अपनी गोद में लेटाकर बोलते हैं, मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे। मुझे जल्दी ही बानी को लेकर शिव मंदिर जाना होगा। मधुकर विशाखा को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो आकर देखती है कि उसकी बहन आदि नागिन बनी बेहोश पड़ी है। ये देखकर वो बोलती है, पापा, ये क्या हो गया दीदी को? ये ऐसी क्यों हो गई? अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। इसको उठाने में मेरी मदद करो। हमें अभी शिव मंदिर जाना होगा। विशाखा और मधुकर मिलकर बानी को उठाते हैं और शिव मंदिर लेके जाते हैं, जहां वो उसको शिव की मूर्ति के सामने लिटा देते हैं। जिसके बाद मधुकर बोलता है, हे शिव, इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। नाग रानी नैना की अमानत ये बच्ची आज अपने नाग रूप में आने वाली है। मदद करो शिव, मदद करो। इतने में ही बानी को भी होश आ जाता है और अपने शरीर को सांप जैसा देखकर वो बोलती है, पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस मेरी बच्ची, अब तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तेरे उन डरावने सपनों के पीछे की सच्चाई भी सामने आएगी। मतलब आपको पता था कि दीदी को ऐसे सपने आते हैं, फिर भी आप चुप रहे? कभी उनकी तकलीफ कम नहीं करनी चाहिए। क्यों पापा? क्योंकि वो सही समय नहीं था बानी के उन सपनों के पीछे के राज को जानने का। पापा जल्दी बताइए, कहीं मैं मर ना जाऊं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। नाग रानी नयनतारा की बेटी हो तुम। तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये सुनकर बानी और विशाखा दोनों हैरान हो जाती हैं। लेकिन अब 21 साल बाद उस राज के खुलने का वक्त आ गया था, जिसको खोलते हुए मधुकर आगे बोलता है। बात उस वक्त की है जब नाग रानी नैना ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद नागलोक में चारों तरफ खुशी का माहौल था। नाग रानी की सखी वृंदा भी उस समय पेट से थी। अपनी बेटी के जन्म पर नागराज और नागरानी दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसे में नागरानी बच्ची को हाथ में लेकर बोलती है, कितनी खूबसूरत है हमारी बच्ची। इसके रोने की आवाज भी कितनी ज्यादा मीठी है, इसीलिए मैं इसका नाम बानी रखती हूँ। नैना और विराट की बेटी बानी। मतलब वो नागरानी बानी दीदी की माँ है? आप उनके पापा नहीं हैं? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पापा, मैं आपकी बेटी हूँ ना, फिर ये नैना और विराट कौन है? आगे तो सुनो। बानी का पहला जन्मदिन आने वाला था। उससे पहले ही नागलोक पर नागमणि को हासिल करने के लिए 5 सर वाले राक्षस सरासुर ने आक्रमण कर दिया था और नागराज और नागरानी ने मिलकर मणि को शिव मंदिर से निकालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रख दिया था। जिसके बाद वो दोनों अपनी बेटी बानी, साथ ही साथ वृंदा, उसके पति नागेश्वर और उसकी बच्ची विशाखा के साथ, जो उस समय सिर्फ 4 महीने की थी, उनको लेकर धरती लोक के शिव मंदिर आए, जहां नागराज और नागरानी शिव का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों बच्चियों को मंदिर के पंडित को सौंपते हुए बोलते हैं, पंडित जी, आप जरा हमारी बानी और विशाखा को संभालिए। हम तब तक शिवलिंग की परिक्रमा करके आते हैं। जाओ बच्चों, पंडित जी के साथ जाओ। दोनों बच्चियां पंडित को सौंपकर वो चारों परिक्रमा के लिए मंदिर के बाहर चले आते हैं। बच्चियों को खिलाने के लिए पंडित उनको मंदिर के बाहर लेकर आता है, जिसके कुछ ही देर में मंदिर से चिल्लाने की आवाज आती है। पंडित जी भागकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सरासुर ने शिव के सामने उनके भक्तों को बेरहमी से मार दिया। पंडित के साथ साथ बानी भी ये सब देख रही होती है।
वो अपने माता पिता की मौत को देखकर रोने लगती है। तभी पंडित की नजर नागरानी पर पड़ती है, जो उसको इशारे से दोनों बच्चियों को वहाँ से ले जाने को कहती है। लेकिन उनके नाम तो हमारे जैसे हैं, कहीं हम ही तो वो बच्चियां नहीं हैं? अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, आगे सुनो। पंडित इशारा समझते ही दोनों बच्चियों को छुपाकर ले जाता है। तभी उसके कानों में सरासुर की आवाज आती है, जो बोल रहा होता है, नागरानी नैना, तेरी बेटी जहाँ भी है उसको ढूंढकर मैं उससे मणि हासिल करूंगा और फिर उसको भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नागरानी नैना, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही होती है, शिव को याद करते हुए बोलती है, हे शिव, रक्षा करो मेरी बच्ची की। आज आपके सामने आपके मणि के रक्षकों की ऐसी मौत देखकर भी आप नहीं आए, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नागरानी नैना की पुकार के बाद मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसकी वजह से सरासुर कुछ पल के लिए बेजान पुतले में बदल जाता है। तब भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भोलेनाथ नैना और विराट को जीवन दान देंगे या इतिहास खुद को दोहराते हुए करेगा मणि की जंग का प्रारंभ? नागरानी नैना की पुकार के बाद मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिसकी वजह से सरासुर कुछ पल के लिए एक बेजुबान पुतले में बदल जाता है। तब भगवान शिव प्रकट होकर बोलते हैं, पुत्री, जिस कार्य का होना निश्चित है उसको मैं भी नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारे कर्तव्य को निभाने का साहस केवल तुम्हारी बेटी में होगा। इसीलिए तुम उसकी सुरक्षा के प्रति निश्चित रहो। और हाँ, उसके 21वें जन्मदिन पर तुम्हारी सारी शक्तियाँ पानी में आ जाएंगी, जिसके बाद वो नागों में तुमसे भी ज्यादा सर्वशक्तिशाली नागिन के रूप में दुनिया के सामने आएगी। भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि मणि को लेकर अभी कोई भी याद मेरी बेटी के जहन में ना रहे। जब वो अपनी शक्तियों के काबिल हो जाए तभी उसे नागमणि का राज पता लगे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा मेरी बच्ची। धन्यवाद भोलेनाथ, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। इतना कहकर शिव भी वापस मूर्ति में समा जाते हैं और साथ ही नैना भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ देती है। ये पूरा राज सिर्फ नैना और पंडित को पता होता है, जिसके बाद पंडित के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, जो नागमणि के रक्षक बानी को उसके 21 साल पूरे होने तक हर खतरे से बचा के रखना था। तो ये था पूरा सच, वो दोनों बच्चियाँ कोई और नहीं, तुम दोनों हो। बानी, तुम्हारी माँ नैना, पिता कपिल को मारने वाला वो सरासुर था। विशाखा, तुम्हारे माता पिता को मारने वाला भी वो सरासुर था। वो पंडित कौन था? मैं ही था वो पंडित, जिसने नागराज और नागरानी की अमानतों को इतने सालों साल संभाल के रखा और कभी पता नहीं लगने दिया कि तुम मेरी बेटियां नहीं हो। मधुकर विशाखा से बात कर रहा होता है। इतने में ही बानी अपने संपूर्ण नागिन रूप में आते हुए बोलती है, मेरे माता पिता को मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। 21 साल बाद आज मुझे ये सच्चाई पता चली है। अब ये नागिन लेगी अपने माता पिता की मौत का बदला और इस बदले की आग में जलकर भस्म हो जाएगा वो सरासुर। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। तुम अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि सरासुर इस वक्त किस रूप में है और कहाँ है। बानी आंखें बंद करके सरासुर को देखने की कोशिश करती है, तो उसको पता लगता है कि अर्जुन ही सरासुर है। उसको विश्वास नहीं होता और वो दोबारा देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वही राक्षस की शक्ल अर्जुन में बदल जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा धोखा नहीं, मैं नहीं मानती। हे भोलेनाथ, अब आप ही आकर कह दो कि जो मैंने देखा वो सच नहीं है। क्या हुआ दीदी, ऐसा क्या देखा आपने जिस पे यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? हाँ बानी बेटी, क्या देखा तुमने? पापा,
विशाखा, वो सरासर जिसने मेरे और विशाखा के माता पिता को मारा, वो और कोई नहीं, अर्जुन है। क्या? बानी की इस बात से मधुकर और विशाखा हैरान रह जाते हैं, लेकिन बानी इंसानी रूप में आकर अपनी पूरी बात बताते हुए बोलती है। अर्जुन तो मेरे साथ 3 साल से है। इसका मतलब वो जानता था कि मैं एक नागिन हूँ, जिसको उसकी शक्तियाँ 21 साल पूरे होने पर मिलेंगी। शायद तभी वो मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा था। मुझे तो उसका हमारे घर आना ही कोई अशुभ संकेत लगा था, लेकिन अब तुम उसके पास नहीं जाओगी। तुम 21 साल की होने वाली हो कुछ देर में, और इसका फायदा वो उठाना चाहेगा। मैं ना कहती थी वो अर्जुन राक्षस जैसा है, और वैसा ही निकला। पापा, मैं भी तो नागिन की बेटी हूँ, मेरी शक्तियाँ कब आएंगी? मुझे भी नागिन रूप में आकर सबको डराना है। तुम्हारे 21 का होने पर तुम बानी से 4 महीने छोटी हो, इसलिए तुम्हारी शक्तियाँ तुमको तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर मिलेंगी। ओहो, इतना वेट करना पड़ेगा, और ये चीजें तो ऐसी हैं जो मैं दीदी से मांग भी नहीं सकती। पापा, आपने तो मेरे माता पिता को देखा हुआ है ना, कैसे दिखते थे वो? आज उनके बारे में जानकर उनकी बहुत याद आ रही है। बेटी, वो जहाँ भी है उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी रहेगा। दीदी, हम दोनों मिलकर उस अर्जुन को सबक सिखाएंगे। अच्छा, अब चलो घर चलते हैं। पर पापा, नागमणि का राज वो तो बताया ही नहीं आपने। इसका पता मुझे नहीं, तुम्हें लगाना होगा कि वो नागमणि कहाँ है। अब घर चलो। तीनों शिव का आशीर्वाद लेकर घर आते हैं, जहाँ बानी थोड़ी उदास होती है। रात होने पर विशाखा सो जाती है, लेकिन बानी अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखते हुए अपने माता पिता को याद करती है। तभी मधुकर उसके कमरे में आता है और बानी को जागता देखकर बोलता है, बानी बेटा सो जा। ऐसे आसमान की ओर देखने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। तू ऐसे उदास रहेगी तो विशाखा को कौन संभालेगा? वो बड़ी जरूर हुई है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। आप जाओ, सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। मधुकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बानी को कहाँ चैन आने वाला था। आता भी क्यों? आखिर अब वो एक नागिन थी, और नागिन जब तक अपना बदला ना ले ले उसको चैन नहीं मिलता। बस इसी के बारे में सोच सोचकर बानी खुद से बोलती है, कल अर्जुन से मिलकर उसी के मुंह से उसका सारा सच निकलवाऊंगी, और फिर होगी उसकी मौत। अगली सुबह बानी का जन्मदिन था, और वो सुबह अपने पिता से आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकलती है। हालांकि उसको आज कॉलेज जाने से मना किया गया था, पर बानी विशाखा को लेकर निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो सीधा अर्जुन के पास जाती है, जो उसको देखकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव। अर्जुन बानी को गले लगाने वाला होता है, लेकिन बानी उसे रोकते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, तुम हथियारे हो हथियारे। अगर मेरे पास आए ना तो जान से मार दूंगी। क्या मतलब? मैंने किसकी हत्या कर दी? पागल वागल हो गई हो क्या? मेरे माता पिता की, और मैं जान चुकी हूँ कि तुम एक राक्षस हो, सरासुर। ओह, तो उस बुड्ढे ने सारी सच्चाई बता दी। खैर, अब तो ये अकेली है, यही सही मौका है। इसको यहाँ से उठाकर पाताल लोक ले जाता हूँ। वहाँ तो इसको बताना पड़ेगा कि नागमणि कहाँ है। क्या सोच रहे हो? आज तुम नहीं बचोगे। बचोगी तो तुम नहीं, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखना अब मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। अर्जुन बानी को जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से बानी गिर जाती है और वो दोबारा उठने की कोशिश करती है। तभी अर्जुन अपने राक्षस रूप में आकर बानी पर जोरदार वार करता है। इंसानी रूप में बानी उसका सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी बानी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वो अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही थी। घायल अवस्था में पड़ी बानी को अर्जुन अपने इंसानी रूप में आकर उठा लेता है। तभी वीर वहां आता है और बानी को ऐसे खतरे में देखकर उसको बचाने के लिए अर्जुन से बोलता है, क्या हुआ बानी को? इतनी घायल कैसे हुई वो? अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम उसको? हट जाओ मेरे सामने से, कहीं तुम भी अपनी जान न गवा दो। इतना बोलकर अर्जुन बानी को उठाए आगे बढ़ने लगता है और वीर
पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर अर्जुन के पीछे से वार करता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वीर बानी को उठाकर उसके घर ले आता है। बेहोश बानी को देखकर मधुकर परेशान होता है, जिसके बाद वीर उसको सारी बात बताते हुए बोलता है। अंकल, अर्जुन तो बानी से प्यार करता था ना, फिर आज वो उसको मारना क्यों चाहता था? इस लड़के के इरादे नेक लगते हैं। अगर बानी की शादी इससे करवा दी जाए तो वो अर्जुन उससे कभी भी पतालोक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वीर उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या हुआ अंकल, बताइए ना, अर्जुन क्यों मारना चाहता है बानी को? आज तो मैं सही वक्त पर आ गया, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बानी को हमेशा के लिए खो दूंगा, इसलिए बताइए। बेटा, क्या तुम बानी से शादी करोगे? क्या? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोले जा रहे हैं? बेटा, अभी मुझे जवाब दो, हाँ या ना। आखिर क्या है अर्जुन के सामने बानी के कमजोर पड़ने के पीछे की सच्चाई? और क्या वीर तैयार होगा बानी से शादी करने को? क्या होगा उसका फैसला? मधुकर के ऐसे अचानक से शादी के लिए पूछने पर वीर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बानी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर मधुकर बोलता है, ठीक है बेटा, मैं जल्द ही बानी को भी शादी के लिए मना लूंगा। तब तक तुम ये बात अर्जुन को पता नहीं लगने देना कि तुम्हारी शादी बानी से होने वाली है। ठीक है अंकल। इतना कहकर वीर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में बानी को होश आता है और वो अपने पिता से बोलती है, पापा, मैं यहाँ कैसे आई? मुझ पर तो अर्जुन ने वार किया था ना, फिर मैं यहाँ कैसे? तुमको वीर यहाँ लाया। एक इंसान होने पर भी उसने तुम्हारे लिए एक राक्षस से लड़ाई करी। बेटा, वो बड़ा ही भला लड़का है और तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मेरी मानो तो उससे शादी कर लो। क्या? शादी? पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ कि उसने मेरी जान बचाई है, जिसके लिए मैं उसे शुक्रिया भी बोल दूंगी, लेकिन शादी क्यों? तुमने पहले मेरी बात नहीं मानी और अर्जुन के पास चली गई, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और वो तुमको हासिल कर नागमणि लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वीर से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो हर वक्त तुम्हारी रक्षा करेगा। पापा, मैं नागिन हूँ, नागिन। मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुमको तुम्हारी सारी शक्तियाँ नहीं मिलती, तब तक तुमको सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। मुझे मेरी शक्तियाँ कब मिलेंगी? तुम्हारा जन्म रात के 8 बजे हुआ था, इसीलिए तुम्हारे 21 बरस भी आज रात 8 बजे पूरे होंगे। तभी तुमको नागमणि को याद करना होगा। मणि का राज खुलते ही तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी। रात होने पर मधुकर बानी को शिव मंदिर लेकर आता है, जिसके साथ ही वो वीर को भी वहां आने को कहता है। दोनों बाप बेटी मंदिर पहुंचकर शिव का ध्यान करते हैं। 8 बजते ही मधुकर बानी को बोलता है, बेटी, अब वक्त आ गया है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही करो। बानी दोनों हाथ जोड़कर शिव मंत्र का उच्चारण करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र उच्चारण के साथ ही बानी की आंखों के आगे पाताल लोक का एक दृश्य दिखाई देने लगता है, जिसमें वहां के एक शिव मंदिर की झलक नजर आती है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग के ऊपर मणि और उसकी रक्षा करते हुए सांप उसके आसपास फन फैलाए बैठा था। जैसे ही बानी को ये दृश्य दिखता है, वो इंसान से नागिन रूप में आ जाती है। उसका ये रूप पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मणि का राज खुलते ही बानी भी अपनी आंखों को खोलकर बोलती है, अच्छा, तो माँ और पिताजी ने यहाँ मणि रखी है। उन्होंने तो इसे सुरक्षित जगह स्थापित कर दिया, लेकिन अब इसकी सुरक्षा को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। बानी, अब तुम पूरी तरह से सक्षम हो चुकी हो, मणि की रक्षा के लिए भी और अपने माता पिता के मौत का बदला लेने के लिए भी। अर्जुन जानता था कि आज रात बानी मंदिर आएगी, इसीलिए वो पहले ही मंदिर आ चुका था, जिसके कारण उसने बानी और मधुकर की सारी बातें सुन ली। जिसके बाद वो अपने 5 सर वाले रूप में आकर उनसे बोलता है, तो आखिर तुमको पता लग गया मणि
बने अर्जुन को वहां देखकर मधुकर और बानी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन बानी अब अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ उसका सामना करने को तैयार थी। इसीलिए वो बिना डरे उसे बोलती है, तुम्हारी इस डरावनी हंसी से ना हम डरने वाले नहीं हैं। और रही बात मणि की, उसका ख्याल भी तुम अपने जहन से निकाल दो। मणि तुम्हें हासिल करके रहूंगा, फिर इसके लिए मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। इतना बोलते ही अर्जुन अपनी शक्तियों से मधुकर को हवा में उछालता हुआ कहता है, और मणि का राज नहीं बताया तो आज तेरा ये मुंह वाला पाप भगवान को प्यारा हो जाएगा। नहीं, छोड़ दो मेरे पापा को। मैं तुम्हारे ये घिनौने इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अर्जुन मधुकर को हवा में इधर उधर पटकने लगता है, जिसको देखकर बानी की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भर जाता है और वो अपने पिता के लिए अर्जुन को मणि का राज बताने ही वाली होती है। तभी मधुकर बोलता है, बेटी तुझे मेरी कसम, नागमणि का राज किसी को नहीं बताएगी। भोलेनाथ की अमानत मेरी वजह से किसी गलत हाथ में लग गई तो मैं वैसे ही जीने लायक नहीं बचूंगा। पर पापा, मैं पहले ही अपने माता पिता को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। मेरी कसम तोड़कर तू मुझे वैसे भी खो देगी। बानी और मधुकर की ये बात सुनकर अर्जुन को और गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो हवा में लटके हुए मधुकर को दीवार की ओर धकेलता हुआ कहता है, लो, फिर आज तुमसे ये तुम्हारा नकली बाप भी छिन गया। दीवार से टकराते ही मधुकर की मृत्यु हो जाती है। बानी के आंखों के आगे उसके पिता की मौत उसको बहुत बड़ा झटका देती है। खुद को संभालते हुए वो अर्जुन पर वार करती है। नागिन के वार से घायल अर्जुन मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद बानी इंसानी रूप में आकर अपने पिता के सर को गोद में रखकर बोलती है, पापा मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों के सामने अर्जुन ने आपको मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। बानी अपनी पिता की लाश के पास बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ वीर आता है, जो ये दृश्य देखकर उसे बोलता है, बानी ये क्या हुआ? अंकल की ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे? मुझे तो यहाँ अंकल ने बुलाया था। पापा चाहते थे मैं वीर से शादी करूं। उनकी ये इच्छा मैं उनके जीते जी तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन अब करूंगी। वीर, पापा चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? इस वक्त हालत ठीक नहीं है बानी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये काम अभी होगा, इसी वक्त। बानी वीर का हाथ पकड़ के उसे मंदिर के हवन कुंड के पास ले जाती है और शिव को साक्षी मानकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद दोनों मिलकर मधुकर का अंतिम संस्कार करके घर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विशाखा घर में किसी को ना पाकर परेशान होती है और बोलती है, ये आधी रात को पापा और दीदी कहाँ चले गए? कुछ ही देर में बानी वीर के साथ में घर आती है, जिसको देखकर विशाखा बोलती है, दीदी आप इस वक्त बाहर से आ रही हो, वो भी वीर के साथ, और पापा कहाँ हैं? पापा चले गए विशाखा, हमेशा के लिए हमें छोड़कर। पागल हो गई हो क्या? ये आधी रात को कैसी बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ पापा कहाँ हैं? बानी मंदिर में हुई सारी बात विशाखा को बताते हुए बोलती है, उस अर्जुन ने मार दिया हमारे पापा को, हम फिर से अनाथ हो गए। ओ जो शट अप दी, अर्जुन ने नहीं, आपने मारा है पापा को। अरे वो मणि दे देती ना उसको, पापा को क्यों मरने दिया? पापा ने मुझे कसम दी थी, उनकी बात कैसे टाल देती। वाह, पापा को अपनी आंखों के सामने मरते देख लिया, सिर्फ उनकी बात का मान रखने के लिए। वाह दीदी वाह, जब उन्होंने कहा था अर्जुन से शादी मत करो, तब तो उनकी बात ना मानते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सडनली इतनी आज्ञाकारी क्यों हो गई आप? विशाखा तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने जो कुछ भी किया मणि को बचाने के लिए किया। चुप रहो, एकदम चुप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर विशाखा, बानी की बात तो सुनो। तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। विशाखा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वीर बानी से बोलता है, अभी वो थोड़ी गुस्से में है, सुबह जब उसका गुस्सा शांत होगा तब उसको समझाना। अच्छा वीर, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अरे नहीं, वैसे तुमको यहाँ अकेले छोड़ के जाना तो मैं भी नहीं चाहता, पर पापा चिंता कर रहे होंगे, इसलिए अभी जाता हूँ, सुबह आऊँगा।
तुमको और विशाखा को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। चलोगी ना? हाँ हाँ, तुम मुझसे सुबह मिलो, जब तक विशाखा का गुस्सा भी कम हो जाएगा। एक तरफ वीर अपने घर के लिए निकल जाता है, दूसरी तरफ हवा में खड़ी डायन, जिसकी लंबी चोटी हवा में घूम रही होती है, एक लड़की को मार रही होती है। आखिर कौन है ये डायन और क्यों मार रही है इस लड़की को?